एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सासुके हाकू पर अटैक करता है और उसी वक्त नारुतो भी उस पर हमला करता है, लेकिन दोनों की कोशिश नाकाम रहती है। हाकू अपनी स्पीड की वजह से आराम से बच जाता है। सासुके दिल ही दिल में सोचता है, आखिर हाकू बच गया, लेकिन अब मुझे इसकी टाइमिंग समझ आने लगी है। दूसरी तरफ हाकू भी हैरान होकर सोचता है, इसने मेरे मूवमेंट्स को देख लिया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। नारुतो कहता है, मैं बहुत करीब था लेकिन फिर भी उस तक नहीं पहुंच पाया। तब सासुके नारुतो से पूछता है, नारुतो क्या तुम ये फिर से कर सकते हो? नारुतो फौरन जवाब देता है, बिल्कुल, मुझे कोई नहीं रोक सकता, यकीन करो। सासुके समझ जाता है कि नारुतो भी थकान छुपा रहा है। वो सोचता है, शैडो क्लोन जुत्सु बहुत ज्यादा चकरा लेता है, लेकिन इसी की वजह से मुझे इस कायद से निकालने का तरीका समझ आ गया है। हाकू फिर खुद को तसल्ली देता है और सोचता है, इंसानी आंखें मेरी स्पीड को देख ही नहीं सकती, शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। सासुके नारुतो से कहता है, नारुतो जल्दी यहाँ से बाहर निकलो और बाहर से अटैक करो। नारुतो कहता है, ठीक है, और फौरन बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हाकू उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। इसके बावजूद नारुतो दोबारा आगे बढ़ता है, मगर हाकू के अटैक से बचकर जमीन पर गिर जाता है। नारुतो कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे यहाँ कायद रख सकते हो? कभी नहीं। इसी दौरान सासुके मौका देकर फायर स्टाइल फायर बॉल जुत्सु इस्तेमाल करता है, लेकिन हाकू फिर से उस अटैक से बच जाता है और उल्टा नारुतो को निशानों बना लेता है। नारुतो मायूस होकर कहता है, मैं बाहर नहीं निकाल पाया। सासुके हिम्मत नहीं हारता और कहता है, तुमने अच्छी कोशिश की नारुतो, एक बार फिर से। नारुतो भी फौरन तैयार हो जाता है। सासुके सोचता है, उसके चक्रा की भी कोई ना कोई लिमिट होगी। मुझे महसूस हो रहा है कि उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। दोनों मिलकर हाकू पर लगातार हमले करते रहते हैं, लेकिन हाकू कहता है, बस अब बहुत हो गया, मुझे ये सब अभी खत्म करना होगा। इस बार तुम दोनों नहीं बाशोगे। सीन अब ककाशी की तरफ शिफ्ट होता है। ककाशी सोचता है, ये एक ऐसा दुश्मन है जो ना दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। काफी अरसे बाद मेरा सामना इतने ताकतवर निंजा से हुआ है। पता नहीं सासुके और नारुतो उसका कितनी देर तक सामना कर पाएंगे। मुझे अपना मन शांत रखना होगा और उसके अगले हमले का अंदाजा लगाना होगा। इसी बीच जबुजा अचानक साकुरा पर हमला करता है। साकुरा जोर से चीखती है। उसकी आवाज सुनते ही सासुके परेशान हो जाता है और कहता है, ये तो साकुरा की आवाज थी, उसे क्या हुआ और ककाशी सेंसे कहाँ है? नारुतो भी फिक्रमंद होकर कहता है, साकुरा मुसीबत में है। सासुके कहता है, हमें किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना होगा। नारुतो जवाब देता है, मैं हमें यहाँ से जरूर बाहर निकलूंगा। ये देखकर हाकू कहता है, अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। नारुतो एक बार फिर पूरी ताकत के साथ हाकू पर हमला करता है, लेकिन हाकू उसके पीछे आकर उस पर इतनी तेजी से वार करता है कि नारुतो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। हाकू कहता है, मेरे आइस मिरर्स की इस भूल भुलैया से निकालना तुम्हें तो इसलिए नामुमकिन है, अपना वक्त बर्बाद मत करो। सासुके फौरन नारुतो के पास आता है और कहता है, नारुतो क्या तुम टॉक्सिक हो? इस कंसर खंग्रम मत इस्तेमाल करो, इससे सिर्फ हाकू को फायदा होगा। नारुतो दरहा में होते हुए कहता है, जानता हूँ सासुके, जानता हूँ। सासुके हाकू को घूरते हुए सोचता है, ऐसे तो हम हार जाएंगे। वो होमसारी हर चाल को रोक रहा है। मुसपोर्टर इको उसे हराने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढना होगा। सासुके अपनी शारिंगान की मदद से स्पोको स्पीड को ध्यान से देखने लगता है और बेदी दिल में कहता है, मेरी आंखें अको मूव्स पहचानने लगी हैं। हाकू मुस्कुराता ही है और कहता है, मेरे हमले की राह देख रहे हो? चलो, तुम्हें और इंतजार नहीं वेस्ट कर पारादा। इतना कहकर वो अपनी नीडल्स के साथ बिजली की कृत रफ्तार से सासुके पर हमला करता है, लेकिन इस बार सासुके उसके अटैक को रोक देता है। ये देखकर हुबको खुद देसेदार रह जाता है। वो पूछता है, ये क्या? सासुके जख्मी नाबर की तरफ देखकर कहता है, उठो लूजेस, हमें मिलकर ही लॉक ट्रेन होगा। हाकू कॉपी सोचता है, मैं इस पर कान लेवा निशाना लगा रहा हूँ, लेकिन रॉक्सीज को बच जाता है। नारुतो धीरे धीरे उठता है और कहता है, मुझे पता है हमें क्या करना है, यकीन करो सासुके। हाकू अब समझने लगता है कि बात सिर्फ इत्तेफाक की नहीं है। वो सोचता है, ये सिर्फ लक नहीं हो सकता, इसका मकसद अपने दोस्त को बचाना है, इसीलिए ये इतनी हिम्मत से लड़ रहा है। ये मेरी नीडल्स को आते हुए नहीं देख सकता और मेरे मूवमेंट्स को कोई पहचान भी नहीं सकता, फिर भी ये मेरे हर हमले का जवाब दे रहा है। अगर ये इसी तरह लड़ता रहा तो ये मेरे लिए खतरा बन सकता है। मुझे इसे किसी भी हाल में रोकना होगा।
अचानक हाकू फिर से आइस मिरर्स के अंदर गायब हो जाता है। सासुके इधर उधर देखते हुए कहता है, वो गायब हो गया? लेकिन कहाँ? आखिर वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है? सासुके फिर नारुतो की तरफ देख कर कहता है, नारुतो दोबारा बेहोश मत हो जाना, उठो, मैं हर बार तुम्हें बचा नहीं सकता। हाकू उन दोनों को देख कर कहता है, वो अब दोबारा नहीं उठ पाएगा, उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। ये कहकर हाकू एक बार फिर अपनी डेडली नीडल्स के साथ सासुके पर बिजली की तरह हमला करता है, लेकिन इस बार भी सासुके अपनी तेज रिएक्शन और शेरिंगन की मदद से उसके जानलेवा अटैक से बच निकलता है। हाकू सासुके की तरफ देखकर कहता है, बहुत अच्छा, तुम्हारे मूव्स वाकई कमाल के हैं। तुम्हारे हर अटैक में तुम्हारा हुनर साफ नजर आता है, लेकिन अब तुम्हारी ताकत भी खत्म हो रही है। सब कुछ खत्म होने वाला है और इस बार तुम नहीं बचोगे। सासुके अपनी सारी तवज्जो हाकू पर लगा देता है और दिल ही दिल में सोचता है, वो आ रहा है, फोकस करो, अपना कंसंट्रेशन मत टूटने दो, उसके हर मूव को गौर से देखो। अगले ही पल हाकू बिजली की रफ्तार से हमला करता है, लेकिन सासुके फौरन नारुतो को उठाकर साइड पर ले जाता है और उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर हाकू बुरी तरह हैरान हो जाता है और सोचता है, उसने मेरा हर मूव देख लिया, लेकिन कैसे? ये कैसे मुमकिन है? तभी सासुके की आंखों में एक जबरदस्त तब्दीली आती है, उसका शेरिंगन जाग उठता है। हाकू हैरानी से कहता है, वो आंखें, ये नहीं हो सकता, ये तो शेरिंगन है। सासुके धीरे से कहता है, अब मुझे उसके मूव्स थोड़े थोड़े समझ आने लगे हैं। हाकू फौरन समझ जाता है कि सासुके के पास भी एक खास खूनी काबिलियत है। वो सोचता है, तो इसके पास भी केकेगी जेनकाई है, एक ऐसी अनोखी ताकत जो सिर्फ एक खास खानदान में नस्लों तक चलती रहती है। शेरिंगन अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जानलेवा हमलों के दरमियान उसका इस्तेमाल कर पाना वाकई हैरान कर देने वाली बात है। इसीलिए मैं उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरा आइस मिरर जुत्सु बहुत ज्यादा चक्र खर्च करता है। हाकू अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हुए सोचता है, जितनी देर ये लड़ाई चलेगी उतनी ही देर में ये शारिंगान की मदद से मेरे मूव्स को और बेहतर समझता जाएगा। इस वक्त भी इसकी आंखें मेरी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही हैं। मैं सामने से हमला करूंगा तो ये उसे रोक देगा, इसलिए मुझे इसका ध्यान भटकाना होगा। पहले इसके पार्टनर नारुतो पर हमला करता हूँ, फिर सासुके को खत्म करूंगा। ये सोचकर हाकू अचानक नारुतो को निशाना बनाता है, लेकिन सासुके एक बार फिर फौरन उसके सामने आ जाता है और नारुतो को बचा लेता है। हाकू हैरानी से कहता है, क्या? मुझे इसे किसी भी तरह रोकना होगा। इसी दौरान सीन ककाशी की तरफ शिफ्ट होता है। साकुरा परेशानी में कहती है, ककाशी सेंसे? जाबुजा हंसकर कहता है, तुमने देर कर दी ककाशी, अपने प्यारों की फिक्र ने तुम्हारी सोच को ढूंढला कर दिया। इसी वजह से मेरा कोहरा तुम्हारे शेरिंगन को और कमजोर कर रहा है। तुम्हारी नजर तेज जरूर है, लेकिन मेरी चालों को पहचानने के लिए अब काफी नहीं। जाबुजा मजे से कहता है, चलो ककाशी, अब थोड़ा मजा लेते हैं। मुझे तुमसे अपना बदला लेने में बहुत मजा आएगा, और अपने स्टूडेंट्स की फिक्र छोड़ दो। हाकू उनसे निपट रहा है, शायद इस वक्त वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हों। रिलैक्स, जब तुम अगले जन्म में उनसे मिलोगे तब तुम्हारे पास उन्हें ना बचा पाने की माफी मांगने के लिए बहुत वक्त होगा। इतना कहकर जाबुजा जोर जोर से हंसने लगता है। साकुरा ये बात सुनकर गुस्से और घबराहट में कहती है, उसने कहा सासुके नहीं बचेगा? नहीं, मैं ये कभी नहीं मान सकती। मुझे लोके सासुके पर पूरा भरोसा है। कौनसुने की बना देगा, और वो मास्क वाला लड़का तो अपने पैदा होने पर ही रोएगा। मैं सासुके को नहीं खो सकती, और दो भी उसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, वो नहीं बचेगा। नारुतो भी जरूर बच जाएगा। ककाशी मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा, मुझे भी उन दोनों की काबिलियत पर पूरा यकीन है। नारुतो हमारा नंबर वॉल्यूम हाइपर एक्टिव नकलवर्ड एक्शन यानो है, और सासुके हिडीजीबी विलेज के सबसे ताकतवर क्लैन का वारिस है। जाबुजा हैरानी से पूछता है, तुम्हारा मतलब? ककाशी जवाब देता है, हाँ, उसकी पूरा नाम सासुके उचिहा है। उचिहा क्लैन की अजीम ताकत उसकी ग्रेगो में कंपर में कोड्स बैंकर कोर रही है, और शारिंगन जैसी बेमिसाल केकी गेनकाई पर उसका पैदाइशी हक है। जाबुजा मुस्कुरा कर कहते हैं, मैंने सुना था कि उचिहा क्लैन की तबाही के बाद उसके सीक्रेट जुत्सु को रोकना नामुमकिन माना जाता है। सबसे ताकतवर निंजा भी उसके सामने गुरु टेक चुके हैं। फिर जाबुजा ककाशी की तरफ देखकर कहता है, और अब तुम भी मेरे सामने घुटने टेकोगे। ककाशी फौरन साकुरा से कहता है, साकुरा, ताजुना को हर कीमत पर प्रेक्ट करना।
साकुरा जवाब देती है, जी सेंसेई, मैं यही रहूंगी। ककाशी फिर ज़बूज़ा की तरफ देखकर कहता है, एक बात तुमने सही कही, इस खेल का अंजाम वाकई करीब है, लेकिन घुटने में नहीं, तुम मेरे सामने टेकोगे। सीन दोबारा नारुतो और सासुके की तरफ चला जाता है। सासुके नारुतो से कहता है, तुम हमेशा बीच में आ जाते हो और हर बार सब कुछ गड़बड़ कर देते हो। नारुतो मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन तुमने तो उसे रोक ही दिया ना सासुके। सासुके हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, जाओ पहले अपना चेहरा देख लो, एक नंबर के लूजर लग रहे हो। नारुतो कुछ देर चुप रहता है, फिर संजीदगी से पूछता है, एक बात बताओ, तुमने मेरी जान क्यों बचाई, ऐसा क्यों किया? सासुके उसकी तरफ देखता है और सिर्फ इतना कहता है, मुझे नहीं पता, बस कर दिया। सासुके का ये जवाब सुनकर नारुतो गहरी सोच में चला जाता है। उसके जहन में अपनी पुरानी यादें घूमने लगती हैं। वो सोचता है, एक दिन मैं जरूर होकागे बनूंगा, फिर पूरा गांव मेरी बेइज्जती करना बंद कर देगा और मुझे भी इज्जत देगा, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। मुझे याद है जब हम दोनों दरख्त की छोटी तक चढ़ने की ट्रेनिंग कर रहे थे, तब से ही मैं सासुके को अपना राइवल मानता था। मुझे उससे हमेशा नफरत रही, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमेशा उसके बराबर खड़ा होना चाहता था। सासुके ठंडे लहजे में कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। नारुतो हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहता है, तो फिर क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मेरी जान क्यों बचाई? मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि मुझे बचाओ। यहीं पर एपिसोड और भी ज्यादा इमोशनल मोड लेता है और नारुतो को पहली बार एहसास होने लगता है कि सासुके के दिल में जो नजर आता है असल में बात उससे बिल्कुल अलग है। सासुके धीरे से कहता है, ये बस एक रिफ्लेक्स एक्शन था, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारी जान बचा ली, मेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं था, लूजर। इतना कहकर सासुके अचानक जमीन पर गिर जाता है। नारुतो घबरा कर उसके पास भागता है और चीखता है, सासुके। सासुके मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर कहता है, वो अभी भी यही कहीं है। मेरे भाई, मैंने खुद से वादा किया था कि जब तक उससे हिसाब बराबर नहीं कर लेता तब तक जिंदा रहूंगा। नारुतो, अपने सपने को जरूर पूरा करना। इतना कहकर सासुके बेहोश हो जाता है। नारुतो उसकी हालत देखकर बिल्कुल टूट जाता है। हाकू उन दोनों को देखते हुए कहता है, उसे एक ऐसी ताकत मिल गई थी जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। सिर्फ एक खास इंसान को बचाने के लिए वो मेरे हमले के बीच में आ गया, ये जानते हुए भी कि ये एक जाल था। वो वाकई एक सच्चा निंजा था, एहतराम के काबिल। फिर हाकू नारुतो की तरफ देखकर कहता है, नारुतो, क्या तुमने पहली बार अपने किसी दोस्त को लड़ाई में मारते देखा है? यही तो निंजा की जिंदगी का हिस्सा है। नारुतो का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चीख कर कहता है, चुप हो जाओ। हाँ, मैं सासुके से नफरत करता था, फिर भी वो मेरा दोस्त था और अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नारुतो की आंखों में इंतहा का गुस्सा भर जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। अचानक नारुतो के जिस्म से एक जबरदस्त चक्रा निकालना शुरू हो जाता है। उस करता है कि नारुतो के अंदर का गुस्सा और बदले की आग हर पल और भी ज्यादा भड़कती जा रही है। वो सोचता है कि नारुतो का चक्र हर सेकंड और ताकतवर हो रहा है, इसलिए अगर उसने अभी अटैक ना किया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। हाकू फौरन नारुतो पर अपने सेनबोन से हमला करता है, लेकिन इस बार उसके सारे अटैक्स बेकार हो जाते हैं क्योंकि नारुतो के अंदर से नाइन टेल फॉक्स कुरामा की ताकत बाहर आनी शुरू हो जाती है। नारुतो के जिस्म के गिर्द लाल चक्रा फैल जाता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हाकू हैरानी से कहता है, इम्पॉसिबल, इसकी आंखें। अगले ही पल नारुतो हाकू को पकड़कर जोर से जमीन पर दे मारता है और उसके क्रिस्टल आइस मिरर्स को भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ काकाशी नारुतो के चक्र को महसूस करके कहता है, तो सिर्फ नाइन टेल्स की थोड़ी सी ताकत बाहर आई है और सील अभी भी सलामत है। इसका मतलब हमारे बचने की उम्मीद अभी भी है, लेकिन वक्त बहुत कम है। फिर काकाशी ज़बूज़ा की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुनना चाहता, चलो इस लड़ाई का फैसला अभी करते हैं। ज़बूज़ा मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। दिखाओ काकाशी, क्या तुम वाकई अपनी बातों जितने ताकतवर हो। इधर हाकू पूरी कोशिश करता है, लेकिन नारुतो के सामने उसकी एक नहीं चलती। नारुतो एक जबरदस्त मुक्का मारकर हाकू को बहुत दूर फेंक देता है और उसका जुत्सु भी तोड़ देता है। हाकू मजबूर होकर ज़बूज़ा से कहता है, मैं इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता, इसकी ताकत बिल्कुल अलग है, मैं हार गया। नारुतो गुस्से में हाकू को खत्म करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही हाकू का मास्क टूट कर गिरता है, नारुतो एकदम रुक जाता है और हैरानी से कहता है, तो तुम वही हो जिससे मैं जंगल में मिला था। हाकू शांत रहते हुए कहता है, रुक क्यों गए?
अभी तो तुमने अपने दोस्त का बदला लेने की कसम खाई थी, या फिर तुम्हारे वादे सिर्फ बातों तक ही होते हैं? ये सुनकर नारुतो गुस्से में हकू को मुक्का जरूर मारता है, लेकिन हकू फिर भी कहता है, नहीं, इतनी ताकत काफी नहीं है। तुम अब भी खुद को रोक रहे हो। अगर तुम ऐसे ही लड़ोगे तो अपनी कसम कभी पूरी नहीं कर पाओगे। शायद तुम्हारा अपने दोस्त के लिए प्यार सिर्फ दिखावा था। फिर हकू नारुतो से पूछता है, क्या तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा मायने रखता हो? और बिना जवाब का इंतजार किए कहता है, मेरे लिए सिर्फ एक ही इंसान मायने रखता है, ज़बूज़ा। मैं सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए जीता हूँ। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर कोई अपने मालिक के दुश्मन को मार सकता हो और फिर भी उस पर रहम करे तो वो दया नहीं होती, बल्कि अपनी जिंदगी के मकसद से धोखा होता है। जब इंसान अपना मकसद खो देता है तो उसकी जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं रहती। फिर वो सिर्फ दर्द और तकलीफ के साथ जीता रहता है। नारुतो फौरन जवाब देता है, बस अपनी बात करो। ज़बूज़ा जैसे आदमी की इतनी गुलामी क्यों करते हो? तुमने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के नाम कर दी जो सम्मान का मतलब तक नहीं जानता। अगर वो तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है तो मैंने इससे ज्यादा बेकार बात कभी नहीं सुनी। हकू उदास मुस्कुराता है और कहता है, कभी मेरी जिंदगी में भी दो लोग सब कुछ थे, मेरे पिताजी और मेरी माँ। इसके बाद हकू अपना दर्दनाक ब्रोशर नारुतो को सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि उसका जन्म लैंड ऑफ वाटर के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां सर्दियों में हर तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती थी। उसके माँ बाप गरीब किसान थे और मुश्किल जिंदगी के बावजूद बहुत खुश रहते थे। हकू कहता है, हाँ, हम बहुत खुश थे, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया, उस बात की वजह से जो मेरे जन्म से भी पहले शुरू हो चुकी थी। नारुतो हैरानी से पूछता है, कहना क्या चाहते हो? आखिर हुआ क्या था? हकू उदास नजरों से देखते हुए सिर्फ इतना कहता है, मेरी कोई गलती नहीं थी। और इसी बात के साथ उसके दर्द भरे अतीत का असली राज खुलना शुरू होता है। हकू उदास नजरों से नारुतो की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी कोई गलती नहीं थी, दोष मेरे खून में था। नारुतो हैरान होकर पूछता है, खून में? इसका क्या मतलब? तुम कह रहे थे कि इसी वजह से सब कुछ बदल गया। हकू गहरी सांस लेकर बताता है, उस दिन मेरे पिताजी बदल गए थे। उन्होंने मेरी माँ को मार दिया और फिर मुझे भी खत्म करना चाहते थे। नारुतो ये सुनकर हैरान रह जाता है। तब हकू उसे समझाता है कि सालों तक चलने वाली सिविल वॉर के बाद लैंड ऑफ वाटर के लोग उन सब से नफरत करने लगे थे जिनके खून में केके जेनकाई होता था। नारुतो पूछता है, केके जेनकाई? हकू बताता है, ये एक जेनेटिक खासियत होती है जो सिर्फ कुछ खास कबीलों के खून में होती है और नस्लों से आगे चलती रहती है। इसी ताकत की वजह से उन लोगों को जंग में सिपाही बनाया जाता था और सब उनसे डरते थे। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो वही लोग उनसे नफरत करने लगे। उन्हें लगता था कि ऐसे लोग सिर्फ तबाही और बदकिस्मती लाते हैं। इसीलिए केके जेनकाई रखने वाले लोग अपनी पहचान छुपाकर जीने लगे, क्योंकि अगर उनका राज खुल जाता तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाता। हकू आगे कहता है, मेरी माँ ने भी सालों तक अपनी इस ताकत को सबसे छुपा कर रखा। फिर उनकी मुलाकात एक गरीब किसान से हुई। दोनों ने शादी कर ली और माँ को लगा कि अब वो सुकून की जिंदगी जिएंगी। फ्लैशबैक में छोटा हकू खुशी से अपनी माँ को अपनी आई स्टाइल दिखाता हुआ कहता है, मम्मी देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है। लेकिन उसकी माँ घबरा कर फौरन कहती है, नहीं हकू, ऐसा दोबारा कभी मत करना, किसी को भी अपनी ये ताकत मत दिखाना। हकू कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बदकिस्मती से उसके पिताजी ये सब देख चुके होते हैं। हकू उदास होकर कहता है, उसी दिन मेरे पिताजी हमारा राज जान गए थे। कुछ ही देर बाद वो गांव वालों को साथ लेकर घर लौटते हैं। नफरत और डर में अंधे हो चुके लोग हकू और उसकी माँ को मारने के इरादे से घर को घेर लेते हैं। हकू के पिताजी बिना रहम किए उसकी माँ को उसी के सामने मार देते हैं। अपनी माँ की मौत देखकर हकू पूरी तरह टूट जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है, जबकि उसके पीछे गांव वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। हकू अपनी कहानी जारी रखते हुए कहता है, मैं भागते भागते रास्ते में गिर गया था। फिर मैंने खुद को संभल लिया, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों हमेशा के लिए जा चुके थे, लेकिन उनके जाने से भी ज्यादा दुख मुझे एक और चीज के खोने का था, मेरा मकसद। नारुतो हैरानी से पूछता है, तुम्हारे मम्मी पापा से भी ज्यादा जरूरी चीज वो क्या थी? हकू उदास मुस्कुराकर कहता है, मेरा मकसद। इस पूरी दुनिया में किसी को भी मेरी जरूरत नहीं थी, मैं किसी के काम का नहीं था। ये बात सुनकर नारुतो खामोश हो जाता है और दिल ही दिल में सोचता है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है।
हाकू फिर नारुतो से पूछता है, तुम होकागे बनने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? क्योंकि तुम चाहते हो कि गांव के सब लोग तुम्हें देखें, तुम्हें पहचाने और तुम्हारी तारीफ करें? असल में हमारी छोटी सी जिंदगी की कीमत तभी होती है जब कोई हमें अपना समझे। जब कोई हमारी तरफ देखना ही ना चाहे तो लगता है जैसे हमारा कोई वजूद ही नहीं। फिर हाकू बताता है कि एक दिन उसकी मुलाकात ज़बुज़ा से हुई। उनकी आंखों में मेरे लिए ना नफरत थी और ना ही डर। उन्होंने मुझे अजीब समझकर ठुकराया नहीं। उन्होंने मेरी खास ताकत को देखा और कहा कि उन्हें मेरी जरूरत है। उसी दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का भी कोई मकसद है। फ्लैशबैक में ज़बुज़ा छोटे हाकू से कहता है, इतने छोटे बच्चे हो, अगर ऐसे ही अकेले रहे तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। हाकू धीरे से जवाब देता है, एक बात कहूं, आपकी आंखें मेरी जैसी हैं। ज़बुज़ा मुस्कुराकर कहता है, तो बताओ, यही रहकर मारना चाहते हो या मेरे साथ चलकर मेरे काम आना चाहते हो? अगर मेरे साथ चलोगे तो बिना सवाल किए मेरी हर बात माननी होगी। आज से तुम्हारी ये खास शक्तियां सिर्फ मेरी होंगी। हाकू बिना झिझक ज़बुज़ा के साथ चल पड़ता है। हाकू कहता है, उस दिन मुझे पहली बार खुशी महसूस हुई। रास्ते में ज़बुज़ा उसे बताता है, आज से मैं लैंड ऑफ वाटर छोड़ रहा हूँ। एक दिन मैं वापस आऊंगा और इस मुल्क पर कब्जा करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत से काम पूरे करने हैं और उन सब में तैबकी करोगे। एक बात याद रखना, मुझे दोस्ती, हमदर्दी या तारीफ की जरूरत नहीं और ना ही तुम मुझसे कभी इन चीजों की उम्मीद रखोगे। हाकू फौरन झुक कर कहता है, मैं समझ गया। आज से मैं सिर्फ आपका हूँ ज़बुज़ा। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। मुझे अपना हथियार समझिए जो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपकी हिफाजत करेगा। हाकू की बात सुनकर ज़बुज़ा हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, हमारी निभ जाएगी बच्चे। हाकू उदास नजरों से ज़बुज़ा की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने आपको निराश कर दिया ज़बुज़ा। मैं अब वो हथियार हूँ जो टूट चुका है और अब किसी काम का नहीं रहा। ये कहकर वो नारुतो की तरफ मुड़ता है और तो कहता है, नारुतो, अगर स्तन कंज़ेन फैपिन अपने दोस्त का बदला लेना चाहते हो तो मबचपम कर दो। लेकिन उसी वक्त सीन काकाशी और ज़बुज़ा की तरफ चला जाता है। काकाशी की अपना निंजा आर्ट समनिंग एवी आर्ट फैन परस्यूट जुत्सु इस्तेमाल करता है। ज़बुज़ा हंस कर कहता है, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? तुम मुझे देख ही नहीं सकते। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हो। तुम खुद मेरे जाल में फंस गए हो काकाशी। लेकिन अगले ही पल जमीन फटने लगती है और अचानक काकाशी के निंजा हाउंड्स बाहर निकलकर ज़बुज़ा पर टूट पड़ते हैं और उसे मजबूती से बस उसी खुशबू का पीछा करते हुए वो तुम तक आ गए। तो ज़बुज़ा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? काकाशी आगे कहता है, अब मिस्ट भी धीरे धीरे खत्म हो रही है और मुझे सिर्फ एक ही चीज साफ दिख रही है, तुम्हारी हार। ज़बुज़ा गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो, क्या सिर्फ बातों से ही मुझे हरा दोगे? काकाशी शांत लहजे में जवाब देता है, अभी तो मेरे हाउंड्स सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया तो ये तुम्हें चीर फाड़ देंगे। फिर काकाशी ज़बुज़ा का पूरा अतीत उसके सामने रख देता है और कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा तुम्हारा लालच रहा है। हमारी अंकल गीची के घर के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से आवाज लगाता है, अंकल गीची, दरवाजा खोलिए, मेरे साथ 4 मैन ब्रिज चलिए। अब हमें गतो और उसके आदमियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम सब मिलकर उनका सामना करें तो हम उनके जुल्मों से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं। लेकिन अंदर से गीची मायूसी भरी आवाज में कहते हैं, नहीं इनारी, मैंने लड़ना कब का छोड़ दिया है। लड़ना सिर्फ हीरोज का काम होता है, बिल्कुल तुम्हारे पिता काइजा की तरह। तुमने देखा था ना उनका क्या अंजाम हुआ। आज वो हमारे बीच नहीं है। अगर हम भी उनके सामने खड़े हुए तो हमें सिर्फ आंसू और पछतावा ही मिलेगा। मैं दोबारा किसी अपने को खोना नहीं चाहता। मैं पहले ही बहुत टूट चुका हूँ। जैसी जिंदगी चल रही है वैसे ही चलने दो। लेकिन इनारी अब वो डरा हुआ बच्चा नहीं रहा था। वो पूरी हिम्मत के साथ कहता है, नहीं अंकल, ये जिंदगी ठीक नहीं है। मैं अब डर डर कर नहीं जीना चाहता। अगर हम खुद अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई और हमारे लिए नहीं लड़ेगा। इतने में इनारी को अपने पिता काइजा की बात याद आती है। अपनी जिंदगी हमेशा इस तरह जीना कि तुम्हें कभी किसी बात का पछतावा ना हो। ये अल्फाज उसके अंदर एक नई हिम्मत भर देते हैं। इनारी फिर कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी तरह आप भी पूरे गांव वालों की फिक्र करते हैं। मैं अपनी मम्मी, दादाजी और सब लोगों की खुशी चाहता हूँ और उनकी खुशियों के लिए हमें लड़ना ही होगा। मैं अब तक एक कयर बनकर जीता रहा,
लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि डर कर छुपने से कुछ नहीं बदलता। हम बहुत जुल्म सह चुके हैं। अंकल, आपको मेरी कसम, प्लीज ब्रिज पर आ जाइए। इनारी की बातें सुनकर एक बुजुर्ग औरत बाहर आती है और कहती है, हमारा छोटा सा इनारी आज वाकई बड़ा हो गया है। और तुम सबका क्या तुम वाकई उस छोटे बच्चे को उन दरिंदों का सामना अकेला करने दोगे? इसके बाद इनारी पूरे गांव में दौड़कर हर घर का दरवाजा खटखटाता है और जोर से पुकारता है, कोई है? प्लीज मेरे साथ ब्रिज पर चलो, चलो मिलकर गतों का मुकाबला करते हैं। लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इनारी मायूस होकर कहता है, अब मैं क्या करूं? कोई मेरी बात सुनने के लिए दरवाजा ही नहीं खोल रहा। फिर वो अपनी हिम्मत जाम करके कहता है, ठीक है, अगर कोई मेरे साथ नहीं आना चाहता तो मैं अकेला ही ब्रिज पर जाऊंगा। सीन फिर ब्रिज पर शिफ्ट होता है, जहां ककाशी और जबूजा एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ककाशी जबूजा से कहता है, बेचारा जबूजा, देखा तुम्हारा लल्लच तुम्हें कहाँ ले आया। तुम हमेशा अपनी ख्वाहिशों और लल्लच की वजह से बर्बाद हुए हो। तुम मिजुकागे को मारकर तख्ता पलटना चाहते थे, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद तुम अपने कुछ साथियों के साथ भाग गए और हंटर निंजा तुम्हारा पीछा करते रहे। आज तुम एक रोग निंजा बन चुके हो, जिसका नाम दूर दूर तक मशहूर है। अब तुम दोबारा अपना मकसद पूरा करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। बस जबूजा, बातें बहुत हो गई, अब सबका फैसला करते हैं। ककाशी फिर कहता है, और इस बार मैं शारिंगान से तुम्हारी चालों की नकल नहीं करूंगा। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरा अपना असली जुत्सु देखो। इतना कहते ही ककाशी अपने हाथ में बिजली जैसा चक्र जमा करता है और जोर से कहता है, लाइटनिंग ब्लेड। ये देखकर जबूजा भी हैरान रह जाता है और सोचता है, उसका चक्रा इतना ताकतवर है कि वो उसे अपने हाथ में एक जगह जमा कर सकता है। ककाशी फिर जबूजा की आंखों में देखकर कहता है, मैं तजूना को हर हाल में बचाऊंगा। वो एक बहादुर इंसान है जिसका सपना सिर्फ अपने गांव का मुस्तकबिल बदलना है। जो ब्रिज वो बना रहा है वही इस गांव के लोगों की उम्मीद है। लेकिन तुम एक इन्फेक्शियस बीमारी की तरह हो। तुम जहां जाते हो सिर्फ तबाही और दर्द फैलाते हो। तुम्हें लोगों की जरा भी परवाह नहीं। एक असली शिनोबी कभी या नहीं होता। जबूजा बिना किसी पछतावा के जवाब देता है, तुम सही कहते हो, मुझे किसी की परवाह नहीं। ये आम लोग और उनके छोटे छोटे सपने, मुजप्लायर्स, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा सिर्फ एक ही सपना है। तकाशी फौरन जवाब देता है, सपने तभी पूरे होते हैं जब इंसान का फ्यूचर हो, और तुम्हारा फ्यूचर यहीं खत्म होने वाला है जबूजा। दूसरी तरफ हाकू, जो नरूटो के सामने खड़ा होता है, ठंडी आवाज में कहता है, आगे बढ़ो, मुझ पर वार करो, मुझे खत्म कर दो। तुम रुक क्यों गए? मुझे लगा था तुम एक ताकतवर निंजा बनना चाहते हो। नारुतो उसकी बात सुनकर कहता है, बात सिर्फ इतनी नहीं है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जिंदगी का मतलब बस लड़ना और लोगों को मारते रहना है जब तक कोई जिंदा ना बचे? एक शिनोबी होने का मतलब सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं होता। असली ताकत दूसरों की हिफाजत करने और उनके लिए खड़े होने में होती है। नारुतो की बातें सुनकर हकू हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैंने ये बात उसी दिन महसूस कर ली थी जब हम पहली बार जंगल में मिले थे। हम दोनों अंदर से एक जैसे हैं। हकू नारुतो की तरफ देखते हुए नरमी से कहता है, मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात का मतलब समझ जाओगे। बस मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि आज का ये बोझ तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। हकू के अल्फाज सुनकर नारुतो उदास हो जाता है और कहता है, तो तुम वाकई यही चाहते हो और तुम्हें यकीन है कि यही सिर्फ एक रास्ता है? हकू बिना हिचकिचाहट के सिर हिलाकर जवाब देता है, हाँ। नारुतो गहरी सांस लेकर कहता है, अजीब बात है, अगर हम किसी और वक्त और किसी और जगह मिले होते तो मुझे लगता है कि हम जरूर दोस्त बनते। हकू हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, हाँ तुम सही कहते हो। नारुतो, अपने सपने कभी टूटने मत देना। ये सुनकर नारुतो अपनी हिम्मत जमा करता है और हकू की तरफ दौड़ पड़ता है। हमला करते हुए वो जोर से कहता है, ये वार सासुके के लिए है, क्योंकि उसका भी एक सपना है। हकू आंखें बंद करके मुस्कुराता है और कहता है, शुक्रिया नारुतो, इस बार सही निशाना लगाना। दूसरी तरफ तजुना धीरे धीरे छटते हुए कोहरे को देखकर कहता है, आखिरकार ये घना कोहरा हट रहा है। सकुरा सामने देखते हुए कहती है, देखिए दोनों बिल्कुल हील नहीं रहे, लगता है किसी भी पल एक दूसरे पर हमला कर देंगे। तजुना परेशान होकर कहता है, मुझे तो अभी भी ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा, इनमें काकाशी सा कौन है? इसी दौरान जब नारुतो हकू पर अपना वार करने वाला होता है, तब हकू अचानक अपना फैसला बदल देता है।
वो फौरन नारुतो का हाथ पकड़ लेता है और तेज रफ्तार से वहां से निकल जाता है। भागते हुए वो कहता है, सॉरी नारुतो, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मेरा एक जरूरी काम अभी बाकी है। ब्रिज के दूसरी तरफ उसी वक्त काकाशी अपनी लाइटनिंग ब्लेड के साथ ज़बूज़ा पर आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ता है। ज़बूज़ा दिल ही दिल में सोचता है, क्या यही मेरा अंत है? लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक हाकू बिजली की रफ्तार से दोनों के बीच आ जाता है और जानबूझकर काकाशी के लाइटनिंग ब्लेड के सामने खुद को खड़ा कर देता है। काकाशी का अटैक सीधा हाकू के सीने को चीर देता है। ये मंजर देखकर तजुना हैरानी से चिल्लाता है, ये क्या हो गया? सकुरा, नारुतो और वहां मौजूद सब लोग एकदम शॉक में रह जाते हैं। हाकू बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद मुश्किल से खड़ा रहता है। उसके सीने में काकाशी का हाथ घुसा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी आखिरी ताकत से ज़बूज़ा की तरफ देखकर कहता है, ज़बूज़ा सान, अब हमला कीजिए। काकाशी समझता है कि अब ज़बूज़ा के पास कोई मौका नहीं बचा। वो कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारा फ्यूचर यहीं खत्म हो चुका है। लेकिन ज़बूज़ा अपनी तलवार मजबूती से पकड़ते हुए ठंडी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, फिर से गताओ काकाशी। इसी के साथ एपिसोड का सस्पेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हाकू ने अपनी जान देकर भी सिर्फ एक ही मकसद चुना था, अपने सबसे अजीज इंसान ज़बूज़ा की हिफाजत करना। सीन फिर इनारी की तरफ शिफ्ट होता है। इनारी की माँ उसका रास्ता रोककर परेशानी से कहती है, बेवकूफ़ी मत करो, तो बाप पर अकेले बिल्कुल भी नहीं जाओगे। लेकिन इनारी हिम्मत के साथ जवाब देता है, मुझे अकेले ही जाना होगा, क्योंकि कोई भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी माँ आंसुओं भरी आंखों से कहती है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। रुक जाओ इनारी, तुम अभी सिर्फ एक बैचलर्स हो। वहां जाकर तुम आखिर कर ही क्या लोगे? इनारी अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आप सही कह रही हैं, मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ, लेकिन मैं ऐसा बच्चा हूँ जो डर कर भागने के बजाय डांट कर लड़ना जानता है। मैं बिल्कुल अपने पापा काइजा की तरह बनना चाहता हूँ। इतना कहकर इनारी दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ता है। पीछे से उसकी माँ घबराकर जोर से आवाज देती है, इनारी रुक जाओ। लेकिन इनारी बिना पीछे देखे ब्रिज की तरफ दौड़ पड़ता है। सीन फिर दोबारा ब्रिज पर आ जाता है। नारुतो उधर उधर देखते हुए हैरानी से कहता है, अरे वो कहाँ चला गया? कोहरा भी हट रहा है। एक मिनट, क्या वो हाकू है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर 14 हो क्या रहा है? तजुना हाकू को देखकर कहता है, क्या यही वो मास्क पहने वाला लड़का है? काकाशी संजीदगी से जवाब देता है, हाँ, इसने मेरे लाइटनिंग ब्लेड के सामने खुद को लाकर मेरा वार अपने ऊपर ले लिया। इसने अपनी जान देकर तुम्हारे 2 कौड़ी की जिंदगी बचा ली ज़बूज़ा। ज़बूज़ा हाकू की तरफ देखकर बस इतना कहता है, शाबाश हाकू। उसके चेहरे पर दर्द नजर नहीं आता, लेकिन उसके अल्फाज बता रहे होते हैं कि वो हाकू की वफादारी को समझता है। इसी दौरान साकुरा घबरा कर चिल्लाती है, काकाशी सेंसेई, संभल जाइए। काकाशी हैरान होकर सोचता है, क्या ये हाकू के सेक्रीफाइस की भी परवाह नहीं करेगा? क्या ये मुझे हराने के लिए उसकी कुर्बानी को भी नजरअंदाज कर देगा? अगले ही पल ज़बूज़ा अपनी बड़ी तलवार लेकर काकाशी पर टूट पड़ता है और कहता है, मुझे पहले ही पता था कि मुझे एक अनमोल खजाना मिल गया था। बच्चे, तुमने सिर्फ अपनी ही नहीं, मेरी भी जान बचा ली। इसी वक्त हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब ज़बूज़ा पहली बार हाकू से मिला था, तब उसने हाकू से कहा था, तुम अभी बहुत छोटे हो, अगर इस तरह अकेले रहे तो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। बताओ, यही मारना चाहते हो या मेरे साथ चलकर मेरे काम आना चाहते हो? लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे साथ चलोगे तो बिना सवाल किए मेरी हर बात मानोगे। आज से तुम्हारी खास ताकत सिर्फ मेरी होगी। हाकू उस वक्त बिना हिचकिचाहट के जवाब देता है, मैं समझ गया ज़बूज़ा सा, आज से मैं सिर्फ आपका हूँ। मैं अपनी जिंदगी आपके हिसाब से जिएगा। मुझे एक हथियार समझिए, ऐसा हथियार जो हमेशा आपकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल होगा। इसी वजह से हाकू ने बिना सोचे अपनी जान देकर ज़बूज़ा को बचा लिया था। फ्लैशबैक खत्म होते ही ज़बूज़ा दोबारा काकाशी पर हमला करता है, लेकिन काकाशी फौरा पीछे उछलकर उसके वार से बच जाता है। ज़बूज़ा हैरानी से कहता है, हाकू की लाश को उठाकर भी तुम इतनी फुर्ती से बच गए? नारुतो गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन काकाशी उसे रोक कर कहता है, नहीं नारुतो, इस लड़ाई में तुम बीच में नहीं आओगे। ये मेरा मुकाबला है और ज़बूज़ा मुझसे बच नहीं पाएगा।
इतना कहकर ककाशी इज्जत के साथ हाकू की आंखें बंद कर देता है और उसे आराम से जमीन पर लिटा देता है। इसी बीच साकुरा घबराकर नरूतो को आवाज देती है, नरूतो इधर आओ जल्दी। नरूतो फोरा उसके पास पहुंचता है और पूछता है, साकुरा तुम ठीक हो? और सासुके कहाँ है? साकुरा कुछ नहीं कह पाती। उसकी खामोशी देखकर ही नरूतो के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन उसी वक्त ज़बूज़ा मौका देखकर कहता है, ककाशी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी अपना ध्यान नहीं भटकने देता। वो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ककाशी फोरा उसके वार को रोककर एक जबरदस्त किक से उसे पीछे ढकेल देता है। दूसरी तरफ तजुना साकुरा से कहता है, मैं तुम्हें सासुके के पास ले चलता हूँ। साकुरा धीरे धीरे सासुके के पास पहुंचती है। नरूतो भी उदासी के साथ उसके पीछे चलता है। जब साकुरा सासुके के जिस्म को हाथ लगाती है तो उसका बदन बिल्कुल ठंडा होता है। वो घबरा कर कहती है, ये इसका जिस्म तो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, कहीं ये उसकी कोई नई ट्रिक तो नहीं? तजुना नरमी से कहता है, साकुरा जो तुम महसूस कर रही हो उसे छुपाने की कोशिश मत करो, अपने दिल की बात कह दो। साकुरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीमी आवाज में कहती है, मैं एकेडमी की सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, हर टेस्ट में सबसे आगे रहती थी। मुझे लगता था कि एक परफेक्ट शिनोबी बनने के लिए सिर्फ किताबों का ही काफ़ी होता है। मुझे याद है हमें शिनोबी के 100 से भी ज़्यादा प्रिंसिपल्स याद करवाए गए थे और मैंने हर एक प्रिंसिपल याद कर लिया था। मुझे खुशी होती थी जब टीचर्स मुझसे उनके जवाब पूछते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सबसे होशियार हूँ। मुझे आज भी याद है एक बार उन्होंने हमें 25वां प्रिंसिपल बताने को कहा था और मैंने फौरन सही जवाब दिया था। एक शिनोबी कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करता, लेकिन आज मैं इस प्रिंसिपल पर अमल ही नहीं कर पा रही। साकुरा को एकेडमी का वो प्रिंसिपल याद आता है जिसमें सिखाया गया था, चाहे हालात कैसे भी हों, एक शिनोबी कभी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करता। जज्बात इंसान को कमज़ोर बना देते हैं, वो उसकी सोच को ढूंढला कर देते हैं और उसके इरादों को हिला देते हैं। लेकिन उस पल साकुरा से ये प्रिंसिपल बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता। सासुके को उस हालत में देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तजुना ये सब देखकर उदास हो जाता है और कहता है, सासुके जैसे इतने छोटे बच्चे के कांधों पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया। अगर इसी को शिनोबी का तरीका कहते हैं तो फिर ऐसा तरीका तुम लोगों को ही मुबारक हो। तजुना की बात ये दिखाती है कि एक आम इंसान की नज़र में शिनोबी की जिंदगी सिर्फ दर्द, कुर्बानी और मौत से भरी होती है। सीन फिर दोबारा ककाशी और ज़बूज़ा की लड़ाई की तरफ चला जाता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले करते हैं और पूरी ताकत से लड़ते हैं। ज़बूज़ा हर वार के साथ महसूस करता है कि ककाशी उस पर भारी पड़ रहा है। वो हैरानी से सोचता है, आखिर ये मुझसे इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे साबित हो रहा है। ककाशी फिर मौका देखकर ज़बूज़ा पर लगातार ज़बरदस्त हमले करता है। ज़बूज़ा पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है और अगले ही पल ककाशी अपना कुनाई उसकी गर्दन पर रख देता है। अब ज़बूज़ा बिल्कुल बेबस नजर आता है। ककाशी ठंडी आवाज में कहता है, गेम ओवर। लेकिन उसी वक्त अचानक ब्रिज पर गटो अपने बहुत सारे गुंडों के साथ पहुंच जाता है। गटो के आने से पूरी सिचुएशन एकदम बदल जाती है। इसके बाद ककाशी और ज़बूज़ा एक बार फिर एक दूसरे पर हमला करते हैं। ककाशी ज़बूज़ा के हाथ पर वार करता है, जबकि ज़बूज़ा अपनी बड़ी तलवार से पलट कर हमला करता है। ककाशी फुर्ती से बच जाता है और ज़बूज़ा की तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है। ककाशी ज़बूज़ा की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं, अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम हैंड साइंस भी नहीं बना सकते। इस बात का मतलब ये था कि ज़बूज़ा अब अपने ज़्यादातर निंजुत्सु भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये सब देखकर गटो मजाक उड़ाते हुए कहता है, लगता है ककाशी ने तुम्हारी हालत बहुत बुरी कर दी है ज़बूज़ा। तुम तो अब कल की बासी खबर बन चुके हो। सच कहूँ तो तुमने मुझे बहुत निराश किया। गटो के साथ उसके दर्जनों हथियार बंद आदमी भी मौजूद होते हैं, जो उसे देखकर ज़बूज़ा हैरान रह जाता है और पूछता है, गातो ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ इतने सारे गुंडों के साथ क्यों आए हो? गातो हंसकर कहता है, प्लान बदल गया है। नए प्लान के मुताबिक आज इसी ब्रिज पर तुम्हारा काम तमाम होगा ज़बूज़ा। ये सुनते ही ज़बूज़ा शॉक हो जाता है। गातो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम बहुत महंगे पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी से निकल दिया। इन गुंडों को किराए पर लाना तुमसे सस्ता पड़ा। अगर मारने से पहले तुम इनमें से 2-4 को ही मार दो तो मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे। गातो और उसके सारे आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर नारुतो दिल ही दिल में सोचता है, इतने सारे लोग, एक खतरनाक निंजा ही काफी नहीं था क्या? ज़बूज़ा फिर काकाशी की तरफ देखकर कहता है, लगता है हमारी लड़ाई यहीं खत्म होती है। अब मैं गातो के लिए काम नहीं करता।
तजुना भी महफूज है, इसलिए हमारे बीच अब कोई वजह नहीं बची लड़ने की। काकाशी भी सर हिलाकर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन गातो को इतने पर भी सुकून नहीं मिलता। वो नारुतो की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुम याद हो, तुमने मेरा हाथ बुरी तरह मोड़ दिया था, मैं कब से उसका बदला लेना चाहता था। इतना कहकर वो हाकू की बेजान बॉडी के पास जाता है और उसे अपने पैर से जोर की लात मार देता है। ये मंजर देखते ही नारुतो का खून खोल उठता है। वो गुस्से में चीख कर कहता है, उसे दूर हट जाओ गंदे बदमाश, और गातो की तरफ दौड़ने लगता है। काकाशी फौरन उसे रोकता है और कहता है, नारुतो जोश में मत आओ। लेकिन नारुतो की नजर ज़बूज़ा पर पड़ती है, जो बिल्कुल खामोशी से सब कुछ देख रहा होता है। नारुतो गुस्से में उससे पूछता है, तुम ऐसे खड़े क्यों हो? क्या तुम उसे हाकू की बॉडी की बेइज्जती करने दोगे? ज़बूज़ा ठंडी आवाज में कहता है, चुप हो जाओ, अब उसके साथ जो भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। नारुतो को उसकी ये बात और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो कहता है, क्या मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? इतने सालों तक हाकू तुम्हारे साथ रहा, उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी और तुम बस खड़े होकर उसकी बेइज्जती देख रहे हो। ज़बूज़ा बिना जज्बात दिखाए जवाब देता है, तुम शिनोबी की दुनिया को नहीं समझते, मैंने बस उसका इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे गातो ने मेरा इस्तेमाल किया। अब सब खत्म हो चुका है, वो अब किसी काम का नहीं रहा। नारुतो की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। वो कहता है, अगर वाकई तुम ऐसा सोचते हो तो तुम दुनिया के सबसे गिरे हुए इंसान हो। ताकाशी नारुतो को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, बस नारुतो, अब बहुत हो गया, ज़बूज़ा अब हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन नारुतो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है, नहीं, मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन यही है। तुम एहसान फरामोश हो ज़बूज़ा, हाकू ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, वो सिर्फ तुम्हारे लिए जिया और सिर्फ तुम्हारे लिए मरा, उसकी पूरी दुनिया सिर्फ तुम थे। ये कहते ही नारुतो को हाकू के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आ जाती है। उस वक्त हाकू ने मुस्कुराते हुए कहा था, जब किसी के पास कोई ऐसा इंसान हो जिसकी हिफाजत करनी हो, तभी वो अपनी असली ताकत हासिल करता है। नारुतो फ्लैशबैक से बाहर आता है और ज़बूज़ा की तरफ देखकर कहता है, और तुम्हारे लिए वो कुछ भी नहीं था? हाकू ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी खुशी और तुम्हारे सपने के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन तुम उसकी कुर्बानी की जरा सी भी इज्जत नहीं कर रहे। नारुतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा साफ सुनाई देता है। वो ज़बूज़ा की तरफ देखकर कहता है, एक तरफ हाकू तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाता रहा और दूसरी तरफ तुमने उसके लिए कभी कुछ महसूस नहीं किया। मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए और भी ताकतवर शिनोबी ही क्यों ना बनना पड़े। नारुतो क्वेश्चन कहते कहते उसके जहन में हाकू की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो सोचने लगता है, अगर एक दिन मैं भी बहुत ताकतवर बन गया तो क्या मैं भी ज़बूज़ा की तरह इतना बेरहम हो जाऊंगा? फिर वो हाकू की कुर्बानी को याद करके और भी ज्यादा जज्बाती हो जाता है। वो ज़बूज़ा से कहता है, हाकू ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, उसने अपनी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे सपने के लिए कुर्बान कर दी। इसी वक्त नारुतो को हाकू की वो बात याद आती है जब उसने मुस्कुराते हुए कहा था, मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए जी रहा हूँ, यही मेरा अपना सपना है। फ्लैशबैक खत्म होते ही नारुतो गुस्से में कहता है, तुमने कभी हाकू को अपने लिए सपना देखने का मौका ही नहीं दिया, फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। नारुतो को हाकू की एक और बात याद आती है, मैं खुश था। ये याद आते ही नारुतो की आवाज भर आ जाती है और वो कहता है, और तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वो कोई इंसान ही ना हो, सिर्फ एक टूट चुका औजार हो। ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत। नारुतो की हर बात सीधा ज़बूज़ा के दिल पर लगती है। ज़बूज़ा बाहर से खामोश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, तुम बहुत बोलते हो, लेकिन तुम्हारी बातें किसी भी हथियार से ज्यादा गहरा जख्म देती हैं। फिर वो हाकू की तरफ देखते हुए कहता है, जब वो तुमसे लड़ रहा था तब वो अपना असली मकसद भूलने लगा था। हाकू हमेशा से एक नराम दिल शिनोबी था। वो दूसरों का दर्द महसूस कर लेता था और शायद इसी वजह से मैं भी उसके जज्बात समझता था। कुछ पल खामोश रहने के बाद ज़बूज़ा गहरी सांस लेता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। उसके बाद वो गातो की तरफ नजर उठाकर देखता है और धीरे से कहता है, क्या हुआ, अब तुम्हारी जुबान बंद हो गई? ज़बूज़ा की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो नारुतो की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें शायद ताज्जुब हो रहा होगा
कि मैं भी एक इंसान हूँ। शिनोबी भी इंसान ही होते हैं। हम चाहे अपनी फीलिंग से कितना भी भागने की कोशिश करें, आखिर में उनसे हार ही जाते हैं। और आज मैं भी हार गया। इतना कहकर ज़बूज़ा नारुतो की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, बच्चे, अपनी कुनाई मुझे दो। नारुतो बिना कुछ सोचे अपनी कुनाई उसके हाथ में दे देता है। ये देखते ही गातो गुस्से में, बस बहुत हो गया, सबके सब आगे बढ़ो और इसे यहीं खत्म कर दो। गातो के गुंडे कहते हैं, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। इतना जख्मी होने के बाद भी हम सबसे अकेला लड़ेगा। लेकिन अगले ही पाल ज़बूज़ा अपनी आखिरी ताकत जमा करता है और कुनाई मजबूती से पकड़कर सीधा उन गुंडों के बीच घुस जाता है। हर तरफ खूनी जंग शुरू हो जाती है। ज़बूज़ा एक के बाद एक गुंडे को कुनाई से गिरा देता है। कोई उस पर तलवार से वार करता है, कोई बर्छी से और कोई पीछे से हमला करता है। लेकिन इतने गहरे जख्म खाने के बाद भी वो रुकता नहीं। उसके पूरे जिस्म से खून बह रहा होता है, फिर भी वो सिर्फ एक ही निशाने की तरफ बढ़ता रहता है, गातो। आखिरकार ज़बूज़ा सारे हमले सहकर गातो तक पहुंच ही जाता है और उसके सीने में कुनाई घुसा देता है। गातो दर्द से, लेकिन उसके आदमी पीछे से ज़बूज़ा पर लगातार वार करते रहते हैं। ज़बूज़ा का जिस्म और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है, फिर भी वो गातो को छोड़ता नहीं। गातो घबराकर, ये शैतान है, बिल्कुल पागल। फिर वो कहता है, अगर तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन मुझे अपने साथ मत ले जाओ। ज़बूज़ा उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं हाकू से नहीं मिलूंगा। जहाँ वो गया है वहाँ मेरे जैसे इंसान की जगह नहीं। हमारी जगह तो दोज़ख में है गातो। एक डीमन निंजा के लिए इससे बेहतर अंजाम हो ही नहीं सकता। वह सुना है दोज़ख में हर तरह के शैतान होते हैं, इसलिए इक्विए। लेकिन तुम्हारी किस्मत मुझसे भी बुरी है। तुम्हारे हिस्से में एक लंबी और बहुत दर्दनाक सजा लिखी है। इतना कहकर ज़बूज़ा अपनी बची हुई ताकत से गातो को पकड़ता है और उसे ब्रिज के किनारे तक घसीट कर ले जाता है। अगले ही पाल वो गातो को ब्रिज से नीचे गहरी खाई में धक्का दे देता है। गातो की चीखें दूर तक गूंजती रहती हैं और उसकी साथ उसकी सारी जालिम हुकूमत भी खत्म हो जाती है। ये सब करने के बाद ज़बूज़ा की ताकत जवाब दे देती है। वो धीरे धीरे हाकू की बॉडी की तरफ चलकर जाता है और उसके पास घुटनों के बाल बैठ जाता है। हाकू के चेहरे को देखते हुए वो कहता है, हाकू, वक्त आ गया है तुम पे हमेशा के लिए अलविदा कहने का। मैंने कभी तुम्हारा एहसान नहीं माना। मुझक्लूजन इस बात के लिए माफ कर देना। ये अल्फाज सुनकर वह एक्सेप्ट स्कोल्स की आंखें नम हो जाती हैं। काकाशी धीरे से नारुतो से कहता है, मुंह मत थेरो। जब कोई असली योद्धा की तरह जीता है तो उसका अंजाम बिजी एरिया ही होता है। उसी व्यू पॉइंट को होश आ जाता है। वो धीरे से आंखें खोलता है और, मैं कहाँ हूँ? सकुरा, जरा ऊपर से हटो, मैं सांस नहीं ले पा रहा। सकुरा खुशी के आंसुओं के साथ, ससुके होश में आ गया, ये जिंदा है। तजुना कहता है, शुक्र है सब ठीक हो गया। सकुरा फौरन ससुके को रोक कर कहती है, नहीं अभी मत उठो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ससुके फौरन, नारुतो कहाँ है? और वो मास्क पहने हुआ लड़का, उसका क्या हुआ? सकुरा जवाब देती है, नारुतो ठीक है, लेकिन वो मास्क वाला लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। ससुके पूछता है, क्या? लेकिन कैसे? क्या नारुतो ने उसे हरा दिया? सकुरा सर हिलाकर कहती है, मैं जब तक वहां पहुंची सब कुछ हो चुका था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो ज़बूज़ा को बचाते हुए मर गया। फिर वो कहती है, मुझे तुम पर भरोसा था ससुके। मैं जानती थी तुम वापस उठ खड़े होगे। तुम्हारे जैसे कूल निंजा को इतनी आसानी से कोई नहीं हरा सकता। ससुके कहता है, वो मुझे मारना ही नहीं चाहता था। मुझे शुरू से ही इसका एहसास था। सकुरा फौरन नारुतो को, नारुतो इधर आओ, देखो ससुके बिल्कुल ठीक है। नारुतो ससुके को होश में देखकर और सोचता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ज़बूज़ा ने तो। नारुतो अब भी हाकू की बातें याद कर रहा होता है। उसे ज़बूज़ा की वो बात याद आती है, जब हाकू तुमसे लड़ रहा था तब वो अपना असली मकसद भूलने लगा था। हाकू हमेशा से एक नरम दिल शिनोबी था। नारुतो धीरे से कहता है, अब मुझे सब समझ आ गया। काकाशी मुस्कुराते हुए कहता है, इस दुनिया में चमत्कारों की कोई कमी नहीं होती। इसी दौरान गातो के बचे हुए गुंडे आगे बढ़ते हैं और चीख कर कहते हैं, अभी इतनी जल्दी खुश मत हो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गातो मर चुका है तो अब हमारी फीस कौन देगा? हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। अब हम अपने पैसे इस गांव के लोगों से वसूल करेंगे। ये सुनकर काकाशी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है, ये बिल्कुल गलत है।
नारुतो फौरन कहता है, काकाशी सेंसे, जल्दी कीजिए, आपके पास कोई ना कोई जुत्सु जरूर होगा जो इन गुंडों को रोक सके। काकाशी थकी हुई आवाज में जवाब देता है, इस वक्त मुश्किल है, मैं अपना बहुत सारा चक्रा पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूँ। ये सुनते ही गुंडे हथियार लेकर विलेज वालों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाले होते हैं, अचानक दूर से एक तीर तेज रफ्तार से उड़ता हुआ आता है और उनके बिल्कुल सामने जमीन में जा लगता है। सबकी नजर उस तरफ जाती है तो वहाँ इनारी पूरे गांव वालों के साथ खड़ा होता है। इनारी के साथ तजुना का दोस्त और बाकी सारे विलेजर्स भी हथियार लेकर आ चुके होते हैं। तजुना का दोस्त जोर से कहता है, तुम एक छोटी सी बात भूल गए, इस गांव में कदम रखने से पहले तुम्हें हम सब से गुजरना होगा। नारुतो खुशी से चीखता है, इनारी? इनारी मुस्कुराकर कहता है, हीरोज हमेशा सही वक्त पर ही आते हैं, है ना नारुतो? तजुना हैरानी से कहता है, ये तो पूरा गांव आ गया। इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर गतो के गुंडे घबरा जाते हैं। नारुतो मुस्कुराते हुए कहता है, अब थोड़ा मजा भी हो जाए। इतना कहकर वो शैडो क्लोन जुत्सु करता है और उसके कई शैडो क्लोन्स मैदान में आ जाते हैं। काकाशी भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है मेरी मदद के लिए थोड़ा सा चक्रा अभी भी बचा हुआ है। फिर वो भी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और कहता है, शैडो क्लोन काकाशी स्टाइल। नारुतो और काकाशी के क्लोन्स को देखकर गुंडे बुरी तरह घबरा जाते हैं। काकाशी उन्हें देखकर कहता है, अब बताओ, अब भी लड़ना चाहते हो? इतना सुनते ही सारे गुंडे डरकर अपने हथियार छोड़ देते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं। इनारी खुशी से चीख उठता है, हम जीत गए। जंग खत्म होने के बाद काकाशी धीरे धीरे जबूजा के पास जाता है। जबूजा कमजोर आवाज में कहता है, लगता है सब खत्म हो गया। फिर वो काकाशी की तरफ देखकर कहता है, काकाशी, क्या तुम मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? काकाशी पूछता है, कैसी ख्वाहिश? जबूजा धीमी आवाज में कहता है, मुझे हाकू के पास ले चलो। जाने से पहले मैं उसे एक आखिरी बार देखना चाहता हूँ। काकाशी बिना कुछ कहे जबूजा को अपने कंधे पर उठाता है और हाकू की बॉडी के पास ले जाता है। जैसे ही वो हाकू के करीब पहुँचते हैं, अचानक आसमान से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। सब लोग हैरानी से आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बर्फ इस मौसम में? जबूजा हाकू के पास ले जाता है और उसका चेहरा देखते हुए धीरे से कहता है, क्या ये तुम हो हाकू? क्या तुम रो रहे हो? फिर वो काकाशी की तरफ देखकर कहता है, शुक्रिया काकाशी। इसके बाद वो हाकू से आखिरी बार बात करता है, तुमने हमेशा मेरा थे दिया और अब जाते जाते कम से कम मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। मुझे पता है ये मुमकिन नहीं, लेकिन काश मैं भी उस जगह आ पाता जहाँ तुम गए हो। काश मैं तुमसे वहाँ दोबारा मिल पाता। इतना कहकर जबूजा हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। हाकू और जबूजा की कहानी यहीं एक दर्दनाक लेकिन यादगार अंजाम तक पहुंच जाती है। जबूजा हाकू के पास खामोशी से लेटा हुआ उसके चेहरे को देख रहा होता है। ये मंजर देखकर नारुतो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोते हुए वो कहता है, हाकू ने मुझे बताया था कि जहाँ वो रहता था वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिरती थी, बहुत सारी बर्फ। काकाशी आसमान से गिरती बर्फ को देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, हाँ, उसकी रूह भी इस बर्फ की तरह बिल्कुल पाक थी। कौन जानता है जबूजा, शायद तुम्हारी उसे दोबारा मुलाकात हो जाए। इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। ये बात सुनकर सब कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर सकुरा काकाशी की तरफ देखकर पूछती है, काकाशी सेंसे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या वाकई शिनोबी का तरीका यही है, एक दूसरे का इस्तेमाल करना और खुद भी इस्तेमाल होते रहना? काकाशी गहरी सांस लेकर जवाब देता है, हर शिनोबी तकदीर के हाथों का एक औजार होता है। इसमें सही या गलत जैसी कोई बात नहीं होती। हमारी दुनिया इसी तरह चलती है और हिडन लीफ विलेज के निंजास भी इसी सच के साथ जीते हैं। नारुतो फौरन कहता है, लेकिन अगर निंजा होने का मतलब सिर्फ यही है तो फिर जरूर इस दुनिया में कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या हम इतनी सारी ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा अंजाम भी हाकू और जबूजा जैसा हो? सासुके भी सोच में डूब कर पूछता है, आखिर इस सब की वजह क्या है? काकाशी उसकी तरफ देख कर कहता है, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। हर शिनोबी को अपनी पूरी जिंदगी इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल जबूजा और हाकू की तरह। ये बातें नारुतो के दिल पर गहरा असर छोड़ती हैं। वो अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करता है और पूरे यकीन के साथ कहता है, ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। आज से मैं अपनी खुद की निंजा वे बनाऊंगा, एक ऐसी राह जो सीधी और सच्ची होगी।
जहां मुझे कभी पछताना न पड़े। आज के बाद मैं सिर्फ अपनी राह पर चलूंगा। कुछ दिन बाद टीम 7 हिडन लीफ विलेज वापस जाने के लिए तैयार होती है। तजुना उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, तुम लोगों के बिना हम ये ब्रिज कभी पूरा नहीं कर पाते। हम तुम सबको बहुत याद करेंगे, अपना ख्याल रखना। ककाशी मुस्कुराकर जवाब देता है, हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नारुतो हंसी मजाक में कहता है, अरे अब रोना मत शुरू कर देना, हम बहुत जल्द तुम सबसे दोबारा मिलने आएंगे। इनारी फौरन कहता है, प्रॉमिस करो कि जरूर आओगे। नारुतो मुस्कुरा कर कहता है, हाँ पक्का। और इनारी, अगर तुम्हारा रोना आ रहा है तो रो लो, रोना कोई बुरी बात नहीं होती। इनारी शर्माते हुए कहता है, किसने कहा मुझे रोना आ रहा है? नारुतो हंस कर कहता है, अगर रोना बुरी बात नहीं है तो फिर तुम रो क्यों नहीं लेते? इनारी भी मुस्कुराकर जवाब देता है, पहले तुम रो। दोनों की बचकानी नोक झोंक देखकर साकुरा दिल ही दिल में सोचती है, इन दोनों की नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। उसी वक्त तजुना इनारी की तरफ देखकर कहता है, ये सब उस लड़के की वजह से हुआ। नारुतो ने तुम्हें हिम्मत दी और तुमने पूरे गांव को हिम्मत दी। उसी की वजह से हम ये ब्रिज बना पाए जो हमें एक नई जिंदगी और नए सपनों की तरफ ले जाएगा। तभी गांव का एक आदि कहता है, अब जब ब्रिज बन ही गया है तो इसका कोई नाम भी होना चाहिए। तजुना मुस्कुराता है और कहता है, मेरे पास एक बेहतरीन नाम है। सब हैरानी से पूछते हैं, क्या नाम? तजुना फख्र से कहता है, आज से इस ब्रिज का नाम होगा द ग्रेट नारुतो ब्रिज। ये नाम सुनते ही इनारी की माँ मुस्कुराकर कहती है, ये तो बहुत ही खूबसूरत नाम है। ब्रिजों से दूते हुए नारुतो कंस्ट्री से कहता है, गांव पहुंचते ही मैं अद्रुको सेंसे से कहूंगा कि मोटिवेशन पूरा होने की खुशी में मेरे लिए देहोर सारे में बनाए और कंसुआ मारू को अपने सारे एडवेंचर सुनाऊंगा। नारुतो फौरन मुड़कर कहता है, हाँ बोलो। साकुरा शर्मा कर कहती है, तुम नहीं काव, गांव वापस के बॉक्सेस जाद, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? साकुरे हमेशा की तरह ठंडे लहजे के जवाब देता है, नहीं, वो कहीं नहीं जाना। साकुरा आध बोस हो जाती है। औरन कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तो सकता हूँ। साकुरे में चीख पड़ती है, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी ये हमारी प्राइवेट बात थी। उसी दौरान ब्रिज के पास एक आदमी दोबारा पूछता है, पक्का इसी नाम पर फैसला हुआ है? तजुना आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, इसी नाम ने हमें हिम्मत दी और कामयाबी तक पहुंचाया। मुझे यकीन है कि ये ब्रिज बहुत लंबे अरसे तक कायम रहेगा और एक दिन पूरी दुनिया नारुतो का नाम जानेगी। पहुंचता है जहां साकुरा पहले से मौजूद होती है। नारुतो मुस्कुराकर साकुरा को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सासुके पर पड़ती है उसका चेहरा तुरंत उतर जाता है। साकुरा दिल ही दिल में सोचती है कि लैंड ऑफ वेव्स मिशन के बाद से नारुतो और सासुके हर बात पर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उसे लगता है जैसे वो दो जिद्दी बच्चों के बीच फंस गई हो। वो बस यही चाहती है कि काकाशी सेंसे जल्दी आ जाए। काफी देर इंतजार करने के बाद काकाशी आखिरकार पहुंचते हैं और हमेशा की तरह अपना पुराना बहाना बनाते हुए कहते हैं, सॉरी गाइस, मैं लेट हो गया, एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया था। ये सुनते ही नारुतो और साकुरा दोनों परेशान हो जाते हैं। नारुतो तुरंत शिकायत करता है कि उनकी टीम को सिर्फ छोटे और आसान मिशन ही क्यों मिल रहे हैं। वो कहता है कि अब उसे एक ऐसा मिशन चाहिए जहां वो अपनी असली ताकत सबको दिखा सके और खुद को एक बेहतरीन निंजा साबित कर सके। ककाशी मुस्कुराकर कहते हैं कि इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ नारुतो के दिल में बस एक ही बात चल रही होती है कि हर मिशन में सासुके ही हीरो बन जाता है और वो खुद हमेशा पीछे रह जाता है, लेकिन इस बार वो सब कुछ बदल कर रहेगा। साकुरा नारुतो की बातें सुनकर कहती है कि ये कभी नटही बदलेगा। ककाशी सबको मिशन पर ध्यान देने के लिए कहते हैं और टीम 7 अपना काम शुरू कर देती है। नारुतो दिल में ठान लेता है कि इस बार वो सासुके से बेहतर परफॉर्म करेगा। इसी जल्दी के चक्कर में वो एक घर के बाहर उगी घास साफ करते वक्त घास के साथ घर की मालिका की कीमती जड़ी बूटियां भी उखाड़ देता है। गुस्से में वो औरत नारुतो को दांतते हुए कहती है कि उसने उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। इसके बाद टीम 7 नदी की सफाई का मिशन करती है। काम के दौरान नारुतो का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में गिरने लगता है, लेकिन उसके पानी में गिरने से पहले ही सासुके बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है। उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है और फिर हमेशा की तरह हल्का सा ताना मारते हुए कहता है, तुमसे बड़ा लूजर कोई नहीं। सासुके की ये बात नारुतो को और भी ज्यादा चुभती है और वो दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि एक दिन वो सासुके को हराकर सबको दिखा देगा कि असली हीरो कौन है।
मिशन के दौरान नारुतो को एक बड़े कुत्ते को घुमाने की जिम्मेदारी मिलती है। नारुतो सोचता है कि इतने बड़े डॉग को संभालना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो उसकी रस्सी पकड़ता है, कुत्ता बिना किसी की बात सुने पूरी स्पीड से भागना शुरू कर देता है। नारुतो उसके पीछे दौड़ते हुए बार बार चिल्लाता है, अरे रुक जाओ, हमें इधर नहीं उधर जाना है, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। लेकिन वो जिद्दी डॉग उसकी एक भी बात नहीं मानता और नारुतो को घसीटा हुआ सीधा मना की हुई जगह की तरफ ले जाता है। ये देखकर सासुके ठंडी सांस लेते हुए कहता है, लूजर नंबर 1। साकुरा भी उसकी बात से सहमत होते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा, आखिर इसे किसने कहा था कि सबसे बड़ा और सबसे जिद्दी डॉग ही चुने। नारुतो घबराकर डॉग को रोकने की पूरी कोशिश करता है और जोर जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ, वहां जाना माना है, वो जगह डॉग्स के लिए नहीं है, वहां माइनफील्ड है। लेकिन डॉग की रफ्तार इतनी तेज होती है कि नारुतो उसके साथ घसीटता चला जाता है और बुरी तरह ठग कर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी हालत देखकर सासुके और साकुरा आगे बढ़ते हैं, उसे उठाकर संभालते हैं। साकुरा हल्का सा गुस्से में कहती है, जरा अपनी हालत तो देखो नारुतो, तुमसे एक सीधा सा मिशन भी ठीक से नहीं होता। फिर सासुके हमेशा की तरह नारुतो को ताना मारते हुए कहता है, तुम और मुसीबत दोनों हमेशा साथ साथ चलते हो। नारुतो उन दोनों की बातें सुनकर शर्मिंदा भी होता है और अंदर ही अंदर ये फैसला करता है कि एक दिन वो सबको अपनी असली काबिलियत जरूर दिखाकर रहेगा। नारुतो ये सब सुनकर गुस्से से भर जाता है, लेकिन साकुरा फौरन उसे दांतते हुए कहती है, नारुतो अगर तुमने फिर से झगड़ा शुरू किया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। काकाशी दोनों को देखकर आह भरता है और कहता है, लगता है टीम वर्क के मामले में अभी भी तुम लोगों को बहुत कुछ सीखना बाकी है। नारुतो फौरन जवाब देता है, बिल्कुल सही, लेकिन हमारा टीम वर्क खराब होने की वजह सिर्फ ससुके है, इसे हमेशा लगता है कि ये सबसे बेहतर है। ससुके बिल्कुल ठंडे लहजे में कहता है, सबसे नहीं, सिर्फ तुमसे। सच तो ये है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर और बेहतर निंजा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो बैटलफील्ड में मुझे गलत साबित करके दिखाओ। साकुरा दिल ही दिल में परेशान होकर सोचती है कि लैंड ऑफ वेव्स मिशन के बाद इन दोनों की दुश्मनी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है और पता नहीं आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ ससुके के जहन में सिर्फ अपनी ट्रेनिंग चल रही होती है। वो सोचता है कि वो नारुतो या इन छोटे मिशंस पर अपना वक्त जाया नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में अभी भी उससे ज्यादा ताकतवर निंजाज मौजूद हैं और अगर उसे अपना मकसद पूरा करना है तो उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। तब ककाशी कहते हैं, ठीक है गाइस, आज का मिशन यहीं खत्म होता है, तुम दोनों किसी और दिन एक दूसरे की चटनी बना लेना, मुझे होकागे के पास मिशन की रिपोर्ट देने जाना है। इतना कहकर ककाशी वहां से चले जाते हैं। ससुके भी बिना वक्त जाया किए निकलने लगता है। साकुरा फौरन उसके पीछे जाकर कहती है, रुको ससुके, मैं भी चलती हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ थोड़ा वक्त गुजारे, शायद इससे हमारा टीम वर्क भी इम्प्रूव हो जाए। लेकिन ससुके उसकी तरफ देखे बगैर कहता है, तुम नारुतो से भी ज्यादा परेशान करती हो, मेरा पीछा करने के बजाय जाओ और प्रैक्टिस करो, तब शायद हमारी टीम वाकई स्ट्रांग बन सके। ये बात साकुरा के दिल पर लगती है। ससुके आगे बढ़ते हुए एक और कड़वी बात कह देता है, अभी तुम बहुत कमजोर हो, बिल्कुल जीरो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। साकुरा उदास होकर सोचती है कि शायद ससुके सही कह रहा है, क्योंकि अब तक किसी भी मिशन में उसने कोई खास काम नहीं किया। नारुतो उसका उदास चेहरा देखकर कहता है, फिक्र मत करो साकुरा, ससुके को जाने दो, हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और अपना टीम वर्क बेहतर बनाएंगे। इतने में नारुतो को एहसास होता है कि ककाशी भी अचानक गायब हो चुके हैं और वो हैरान होकर कहता है, अरे सिंसे कब गायब हो गए, क्या वो हमें जानबूझकर अकेला छोड़ गए। इसी दौरान उसकी नजर एक अजीब से स्क्वायर शेप के पत्थर पर पड़ती है। नारुतो उसे घूर कर देखते हुए कहता है, मैंने आज तक इतना बेकार डिस्गाइज नहीं देखा, पत्थर भी कभी स्क्वायर होते हैं क्या, अपनी तरह उल्लू समझ रखा है क्या। अचानक उस पत्थर के अंदर से आवाज आती है, तुमने तो मुझे फिर से पकड़ लिया, कमाल है बॉस, मुझे अपने सबसे बड़े राइवल से यही उम्मीद थी। अगले ही पल धुआं फैलता है और उस नकली पत्थर के अंदर से कोनोहामारू और उसके दो दोस्त बाहर निकल आते हैं। वो खुशी से कहते हैं, लगता है हमने इस बार कुछ ज्यादा ही गन पाउडर इस्तेमाल कर दिया। फिर कोनोहामारू अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं हूँ कोनोहामारू, निंजा अकेडमी का सबसे बिंदास निंजा, और ये हम एक्टिव मेरे दोस्त जा स्क्वाड बनाते हैं। नारुतो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पहले ही पता था कि ये तुम ही कोनोहामारू, लेकिन ये बताओ तुम लोगों ने ये कोट्स क्यों पहने हुए हैं। कोनोहामारू साइड्स के साथ जवाब देता है, क्योंकि तुम बेटा करते थे इसलिए हम तुम्हारी कॉपी कर रहे हैं।
लेकिन बॉस, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कोनोहामारू मुस्कुराकर नारुतो से कहता है। बॉस, इतने उदास क्यों हो? तुम्हें कुछ चाहिए? नारुतो उसकी बात सुन पूछता है। क्या तुम लोगों को मुझसे कोई काप था? तब कोनोहामारू की सो दोस्त फोरे बोल पड़ते हैं। नहीं, ये तो बस हमेशा कोकुर को कूल दिखाने की कोशिश इंस्पेक्टर कोरा है। लेकिन ये हमें याद है ना, तुमने आज निंजा निंजा खेलने का वाका किया था, बिल्कुल ना बॉस? नारुतो हैरानी से कहता है। क्या मैंने वाकई ऐसा वादा किया था? फिर वो दिल ही दिल में सोचता है, अगर मैंने इनके साथ खेलना शुरू कर दिया तो पूरा दिन मेरा फोन नहीं छोड़ेंगे और मेरी ट्रेनिंग भी रह जाएगी। इतने वे सकुरा वहां आ जाती है और कुरुको वोचो को साथ अफरेड देखकर ताने मित्र हुए कहती है, एक असली निंजा होकर निंजा निंजा खेलना, इससे ज्यादा शर्मी बात और क्या हो सकती है? नारुतो राते हुए घबराहट कर कहता है, हाय सकुरा, और दिल ही दिल में खुद को कमजोर समझकर उदास होती है। दूसरी तरफ नारुतो को लगता है कि साकुरा उसी को देख रही है, इसलिए वह शर्माकर सोचता है, अरे साकुरा लगातार मेरी तरफ देख रही है, मैं तो शर्म से लाल हो गया। तब कोनोहामारू धीरे से नारुतो से पूछता है, बॉस, वैसे ये लड़की कौन है? जिस तरह ये आपको घूर रही है, लगता है जैसे आपको कच्चा ही चबा जाएगी। ओहो, समझ गया बॉस, आप तो छुपे रुस्तम निकले। शर्माइए मत, मुझे पता है ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है और शायद आप पर फिदा भी है। ये सुनते ही नारुतो बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन साकुरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जोर से कोनोहामारू के सर पर मुक्का मारती है और गुस्से में कहती है, कैसी बकवास कर रहे हो तुम लोग? कोनोहामारू के दोस्त घबरा कर कहते हैं, अरे बॉस की तो धुलाई हो गई। लेकिन साकुरा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वो कोनोहामारू और उसके दोनों दोस्तों को भी डांट देती है। तीनों बच्चे जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए कहते हैं, अरे इसने तो हमें सीधा उड़ा दिया। बॉस, आप ठीक तो हो ना? ये दीदी तो बहुत ही बेरहम निकली। ये बात सुनकर साकुरा और भी ज्यादा गुस्से में उनके पीछे दौड़ पड़ती है। बच्चे अपनी पूरी स्पीड से भाग रहे होते हैं कि अचानक कोनोहामारू का ध्यान भटक जाता है और वो सीधा सामने खड़े दो अनजान निंजास से टकरा जाता है। उन दोनों का चेहरा देखते ही माहौल एकदम सीरियस हो जाता है और यही से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें ककाशी होकागे ऑफिस में अपनी मिशन रिपोर्ट जमा करते हुए दिखाई देते हैं। इरुका रिपोर्ट लेकर कहते हैं, थैंक्स ककाशी सेंसेई। वैसे नारुतो कैसा है? क्या वो अब बाकी स्टूडेंट्स के साथ ठीक से एडजस्ट हो पा रहा है? ककाशी हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, हाँ, धीरे धीरे वो काफी इम्प्रूव कर रहा है। इरुका कहते हैं, लैंड ऑफ वेव्स मिशन से वापस आने के बाद एकेडमी में इतना काम था कि मैं उससे मिल भी नहीं पाया, बस उसकी थोड़ी फिक्र रहती है। ककाशी फिर नारुतो के बारे में बताते हैं, आप जानते थे ही हैं कि सास्के भी उसी टीम में है। नारुतो उसे अपना सबसे बड़ा राइवल मानता है, इसलिए दोनों के बीच हमेशा तकरार होती रहती है। लेकिन यही राइवलरी नारुतो को और मेहनत करने की मोटिवेशन देती है। रोज बार रोज उसकी स्ट्रेंथ और स्किल्स बढ़ रही हैं और मुझे यकीन है कि एक दिन वो उस इंसान के बराबर खड़ा होगा जिसकी वो सबसे ज्यादा इज्जत करता है। ये बात सुनकर इरुका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहते हैं, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उधर दूसरी तरफ गांव में कोनोहामारू अब भी उन दो अनजान निंजास के सामने फंसा होता है। उनमें से एक निंजा उसकी स्कार्फ पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ छोटू, दर्द हो रहा है? तब साथ खड़ी एक लड़की शांत लहजे में कहती है, यूज नीचे उतार दो वरना बाद में पछताना पड़ेगा। साकुरा फौरन आगे बढ़कर कहती है, आई एम सॉरी, ये सब हमारी वजह से हुआ। लेकिन वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि ये दोनों आखिर हैं कौन। नारुतो का गुस्सा फूट पड़ता है और वह जोर से चिल्लाता है, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो कोनोहामारू को फौरन नीचे रख दो। इतना कहकर नारुतो सीधा उस निंजा की तरफ दौड़कर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो निंजा बड़ी आसानी से उसका अटैक डोर कर देता है और नारुतो का वार बिल्कुल बेकार चला जाता है। वो निंजा हंसकर कहता है, तो ये है लीफ विलेज के जेनिन? अच्छा है, जब तक असली लोग नहीं आते तब तक तुम लोगों के साथ ही थोड़ा खेल लेते हैं। कोनोहामारू दर्द से चिल्लाता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन निंजा मजाक उड़ाते हुए कहता है, कॉमेडी अच्छी करते हो लेकिन ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। नारुतो फिर गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना उसे नीचे रखो। निंजा उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम भी लीफ विलेज के जेनिन हो? लगता है तुम्हारा गांव निकम्मे लोगों से भरा हुआ है। नारुतो हैरान होकर सोचता है कि ये दोनों किसी और विलेज के निंजाज हैं, लेकिन ये यहाँ कर क्या रहे हैं। कोनोहामारू दर्द से नारुतो को पुकारता रहता है और नारुतो फिर धमकी देता है,
बहुत हो गया, उसे नीचे रखो वरना तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। साकुरा फौरन नारुतो को रोक कर कहती है, बेवकूफ मत बनो, सिर्फ धमकियां देने से कुछ नहीं होगा। वो निंजा गुस्से से कहता है, मुझे कमजोर और निकम्मे लोगों से सख्त नफरत है। जो भी मेरे सामने मजाक करता है मैं उसे सबक जरूर सिखाता हूँ। साथ खड़ी लड़की बोर होते हुए कहती है, कनकुरो, मुझे ऐसे झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं। साकुरा सोचती है कि बात अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। कनकुरो कहता है, पहले मैं इस छोटू को ठीक करता हूँ, फिर बाकी सबकी बारी आएगी। जैसे ही वह कोनोहमारू को और जोर से पकड़ने लगता है और अचानक एक छोटा सा पत्थर तेज रफ्तार से उड़ता हुआ आता है और सीधा उसके हाथ पर लगता है। अटैक इतना अचानक होता है कि कनकुरो की पकड़ ढीली पड़ जाती है और कोनोहमारू नीचे गिरने से बच जाता है। सबकी नजर ऊपर जाती है जहां सासुके शांत अंदाज में खड़ा होता है। सासुके ठंडे लहजे में कहता है, तुम अपने घर से बहुत दूर हो, यहाँ हीरो बनने की कोशिश मत करो। ये देखकर साथ खड़ी लड़की टेमरी दिल ही दिल में सोचती है कि ये लड़का वाकई काफी हैंडसम है। कनकुरो गुस्से से सासुके की तरफ देखकर कहता है, लो एक और सर दर्द आ गया। सासुके सिर्फ एक लफ्ज बोलता है, गेट लॉस्ट। साकुरा फिर से सासुके को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है, जबकि कोनोहमारू नारुतो से कहता है, बॉस काश आप भी इसके जैसे कूल होते। ये सुनकर नारुतो जलकर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो इसे 2 सेकंड में हरा देता। सासुके हमेशा सबके सामने हीरो बनने की कोशिश करता है। काकुरो गुस्से में सासुके को चैलेंज देता है, ओए अगर इतनी हिम्मत है तो नीचे आ, तुम जैसे घमांडी लोगों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है। तब टेमरी उसकी तरफ देखकर पूछती है, कनकुरो क्या तुम इसके लिए क्रो का इस्तेमाल करने वाले हो? इसी वक्त अचानक माहौल एकदम खामोश हो जाता है और वहां गारा की एंट्री होती है। वो ठंडे लेकिन डरा देने वाले लहजे में कहता है, बस करो कनकुरो, तुम हमारे गांव के नाम पर ढब्बा हो। गारा की आवाज सुनते ही कनकुरो का गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। दूसरी तरफ सासुके भी हैरा रह जाता है और दिल ही दिल में सोचता है, ये यहाँ कब आया, मुझे इसकी जरा सी भी आहत महसूस नहीं हुई। इतनी खामोशी से तो सिर्फ काकाशी जैसे हाई लेवल जोनिन ही मूव कर सकते हैं। सिर्फ गारा की मौजूदगी ही सब पर एक अजीब सा प्रेशर डाल देती है। इसके बाद सीन होकागे ऑफिस की तरफ शिफ्ट होता है, जहां थर्ड होकागे सारे जोनी टीचर्स के साथ एक जरूरी मीटिंग कर रहे होते हैं। होकागे सबकी तरफ देखकर कहते हैं, मैंने आप सबको एक खास मकसद के लिए यहाँ बुलाया है। अपने साथी जोनी को देखकर मुझे यकीन है कि आप सब समझ गए होंगे कि किस बात की तैयारी करनी है। ये सुनकर काकाशी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, इतनी जल्दी? मुझे लगा था कि हमें थोड़ा और वक्त मिलेगा। तब एक और जोनिंग बताता है, दूसरे विलेजेस को भी इस इवेंट की खबर दे दी गई है और उनके गैनिन हिडन लीफ विलेज पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। एक और टीचर पूछता है, तो फिर एग्जाम्स कब शुरू होंगे? थर्ड होकागे संजीदा अंदाज में जवाब देते हैं, आज से ठीक 1 हफ्ते बाद। ये सुनकर काकाशी भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, सिर्फ 1 हफ्ता? ये तो बहुत कम वक्त है। होकागे फिर सबको देखते हुए कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, आज से ठीक 7 दिन बाद जूली की 1 तारीख को सारे जेनिन का चुनिन एग्जाम शुरू होगा। इस एग्जाम में सिर्फ वही निंजा कामयाब होगा जो अपनी ताकत, अकल और टीम वर्क साबित करेगा और सिर्फ सबसे काबिल जेनिन ही चुनिन बनने का हकदार होगा। इसी बड़ी अनाउंसमेंट के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।